अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुशामदीद। आज हम यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। क्लास सेकंड ईयर है और पंजाब टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे। ये लेक्चर्स जो हैं एक तरतीब के साथ आएंगे। अगर आप इस तरतीब को फॉलो करते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि ना सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और हो सकता है कि आप अपनी क्लास में टॉप भी कर जाएं या 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आएँ, 95% से भी ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो ये आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि जिसमें हम डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज देखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लम्हाती तब्दीली के बारे में देखेंगे जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। फिर हम डेरिवेटिव की नोटेशन देखेंगे। तो ये आप सिर्फ कंसेप्ट ही होंगे, एक्सरसाइज भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि तरतीब के साथ लेक्चर्स देखें। तो आज लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले मैं कैलकुलस में लेके जाऊंगा। कैलकुलस एक मैथमेटिकली टूल होता है जो कि कंटिन्यूस चेंज को एनालाइज करता है। कंटिन्यूस चेंज को यानी कि मुस्तकिल तब्दीली में जो भी चेंजिंग आती है उसको जांचने के लिए कैलकुलस का यूज़ किया जाता है। अब कैलकुलस की दो मेन कैटेगरीज होती हैं। एक आता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है जो कि आज हम स्टार्ट कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं कि प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है टू फाइंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन डिफरेंशिएशन पे ही होगी। तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दें कि 17th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट आए। एक का नाम सर आइजक न्यूटन और दूसरे का नाम गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़। इन दोनों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत ज़्यादा काम किया। इन दो साइंटिस्ट ने डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो सर आइजक न्यूटन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, और गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ जर्मन मैथमेटिशियन थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। सर आइजक न्यूटन 1646 में पैदा हुए और 1716 में इन्होंने वफ़ात पाई। आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, या इसके अलावा भी आपको एक एक नॉलेज हो। और गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ 1646 में पैदा हुए और इन्होंने 1716 में वफ़ात पाई। ये गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ थे। और अगर हम आइजक न्यूटन की बात करें तो ये 1642 में पैदा हुए और 1727 में इन्होंने वफ़ात पाई। 1727 में इन दोनों साइंटिस्ट ने एक ही वक्त में डिफरेंशियल कैलकुलस पे काम किया। और जब इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी पेश की तो दोनों की थ्योरी सेम थी। तो इस साइंटिस्ट ने, आइजक न्यूटन ने कहा कि गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ ने मेरे कंसेप्ट चुराए हैं, और गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ ने कहा कि आइजक न्यूटन ने मेरे कंसेप्ट चुराए हैं। तो बाद में जिस तरह भी साइंस के तरीके से, जिस तरह भी इन्वेंशन के तरीके से प्रूव कर दिया गया कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इसका जिक्र आपकी बुक में भी है। अगर आप अपनी बुक में डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में देखें तो वहाँ ये लफ्ज़ लाजमी लिखा होगा।
इनकी मेहनत को बरकरार रखने के लिए अगर आप कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ें तो ये लफ्ज़ लाजमी लिखा होता है कि इंडिपेंडेंटली इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्वेंट किया किसको? डिफरेंशियल कैलकुलस को। जब हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस दरियाफ्त हो गई, इन्वेंट हो गई, बल्कि ईजाद हो गई, तो उस वक़्त मैथमेटिक्स और ज़्यादा पावरफुल हो गई। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना था कि कैलकुलस में हम कंटिन्यूस चेंज को जांचने हैं। इसकी दो बेसिक या दो बड़ी कैटेगरीज़ हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 है, इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक में। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने बताया कि 17th सेंचुरी के दो साइंटिस्ट थे, सर आइजक न्यूटन, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिफरेंशियल कैलकुलस को ईजाद किया। अब हम थोड़ा सा और अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, ये चीज़ अप्लाई किन पे होती है? तो बात आती है फंक्शंस पे। डिफरेंशियल और इंटीग्रल में फ़ंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो फंक्शन हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाके फ़ंक्शन को सर्च कर सकते हैं या इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वो जैसे जैसे हम साथ डिफरेंशियल कैलकुलस को डिस्कस करेंगे, जितनी ज़रूरत हुई हम फंक्शन को भी साथ साथ देखेंगे। चलें, यहाँ पे हमने गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ की बात की थी, तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि फ़ंक्शन को सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने यानी कि लेबनिज़ ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था 1673 में, अपनी 27 साल की उम्र में। 27 ईयर्स ओल्ड था और 1673 में इसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले जब हम बात करें डिपेंडेंट की, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या बनता है? वेरी और आगे एबल। अगर आप किसी भी डिक्शनरी से देखें तो वेरी, किसी चीज़ का वेरी करना, यानी कि किसी चीज़ का वेरी करना, इसका मतलब है कि किसी चीज़ का तब्दील होना, ठीक है, किस चीज़ का वेरी करना। और एबल यानी कि काबिल, जो चीज़ तब्दील होने के काबिल हो या ऐसी चीज़ जो कि वेरी करती हो, वेरी करने के काबिल हो, उस चीज़ को हम वेरिएबल कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसकी कीमत बदलती रहे उसको हम वेरिएबल कहेंगे। अब वेरिएबल को किसी भी अल्फ़ाबेट से या किसी भी लेटर से शो किया जा सकता है। तो आपको पता है ABCD ये चलते चलते कहाँ तक जाते हैं? XYZ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन दो को एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कोई भी दो उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दो सजेस्ट करूँगा, X और Y। ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ना वो कांस्टेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, तो वेरिएबल के लिए XYZ T S M N, तो आप ये दो उठा लें, X और Y, यानी कि हम X और Y वेरिएबल को लेके चलेंगे, ठीक है। अब बात आती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो कि डिपेंड करता हो किसी दूसरे वेरिएबल पे, तो ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। या ऐसा कह लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो किसी पे भी डिपेंड ना करता हो, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये तो इसकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर हमने इसको समझना हो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या काम है, तो वो हम आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी? तो ये चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा नोटेशन ऑफ फंक्शन। नोटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की नोटेशन। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें इसको भी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने दी। स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर, ठीक है। तो ये स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने फंक्शन की नोटेशन पेश की। इसमें अगर आप देखें तो दो वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है, एक y और एक x। इसकी जगह आप कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे, इंटरनेशनली तौर पे जो नोटेशन पेश कर दी गई उसमें y और x का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर हम x की बात करें, अकेले x की बात करें, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम यहाँ पे इस x पे एक फंक्शन अप्लाई कर दें, यानी कि f ऑफ x हो गया, ये जब इस पे एक फंक्शन अप्लाई किया तो ये f ऑफ x हो गया, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट बन जाता है, ये चीज़ डिपेंडेंट बन जाती है। और डिपेंड किस पे कर रही है? x पे, ठीक है। यानी कि ये चीज़ डिपेंडेंट बन गई और ये चीज़ किसके इक्वल है? ये चीज़ y के इक्वल है, ठीक है। ये सारी चीज़ y के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि y, ये चीज़ डिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कुछ लोग इस तरह पढ़ते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x है, ये फंक्शन की नोटेशन है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो x लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है, ये जो f ऑफ x मुकम्मल लिखा हुआ है ना, ये मुकम्मल, ये भी क्या है? ये भी डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन ये अकेला x इंडिपेंडेंट है। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें कंसेप्चुअल छोटी छोटी मिस्टेक्स ने ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कंसेप्चुअल बनाती हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको डिपेंडेंट क्यों कहा और इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहा। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और कहा गया है कि x जो है बिलोंग करता है d ऑफ f से, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि आपको नई से नई चीज़ें मिलती जाती हैं। ये जो d ऑफ f लिखा गया है, इसका मतलब है डोमेन ऑफ फंक्शन f, ठीक है। यानी कि हम डोमेन की नोटेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुक में लिखा गया है कि डिफरेंट वैल्यूज़ हम इसकी पुट कर सकते हैं। आप इस तरह, आप इसको इस तरह लिख लें, y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये मेरा दोस्त, ये तेरा दोस्त, इसका मतलब हम दोनों भी दोस्त, ठीक है। तो ये हम इसने ऐसे लिख लिया। अब x की आप कोई एक वैल्यू पुट करें, कोई एक वैल्यू आप पुट करवाएं। फ़र्ज़ करें कि आपने x की वैल्यू हमें 0 दी, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि x की कोई एक वैल्यू दो, तो आपने अपनी मर्ज़ी से मुझे -3 दे दी, ठीक है। तो मैंने x की जगह -3 पुट किया और इसका स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 3 बार 9 और माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 10, तो ये y की वैल्यू 10 आ गई। अब मैंने आपको फिर कहा कि मुझे x की कोई वैल्यू दो, तो आपने 5 दे दी, तो x की जगह मैंने 5 पुट किया, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, ये आ गया y की वैल्यू 26। अब ज़रा गौर करें, तो मैंने आपको कहा कि अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ x की दें, तो आपने कभी 0 दे दी, कभी -3 दे दी, कभी -5 दे दी, आप कुछ और भी दे सकते हैं। यानी कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये डिपेंड नहीं करती, आप कोई मर्ज़ी ले लें। यानी कि x की जो वैल्यूज़ हुई वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, यानी कि ये जो x है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये किसकी वैल्यूज़ हैं? वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये जो हमने वैल्यूज़ ली, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ ली। अब इसके बाद आप यहाँ पे 3 लिख सकते थे, आप यहाँ 5 ले सकते, 7 ले सकते, 9 ले सकते, 10 ले सकते, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। लेकिन 0 पुट करने पे हमेशा आंसर 1 नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 0 पुट करने पे हमारा आंसर 13 आ गया, नहीं हो सकता ऐसा। 0 पुट करने पे आंसर 1 ही आएगा। ये 1 क्यों आया? क्योंकि ये y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू 1 आई है, 10 आई है, 26 आई हैं, ये वैल्यूज़ आई हैं वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं इन वैल्यूज़ पे। 1 डिपेंड करता है 0 पे,
10 डिपेंड किया -3 पे, 26 डिपेंड किया 5 पे। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अब हम थोड़ा सा हाई क्लास लेवल पर जाते हैं और हम देखते हैं कि ये x है हमारे पास, ठीक है। अगर x में थोड़ा सा चेंज आ जाए, यानी कि x की वैल्यू 0 से 3 हो गई, 0 से 5 हो गई, यानी कि इसमें 5 को प्लस किया गया था, x की वैल्यू 0 थी, 0 में प्लस 5 किया गया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 थी, फिर प्लस 5 हमने किया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, ठीक है। यानी कि इसमें से ये बनने तक 5 का फ़र्क आया, यानी कि x की वैल्यू में अब डिफरेंस भी आ सकता है, यानी कि चेंजिंग भी आ सकती है। तो फ़र्ज़ किया कि x में एक छोटी सी चेंजिंग आई है, यानी कि 0.0000000000001 कितनी छोटी चेंजिंग आई है। अब इससे छोटी भी हो सकती है। अब इससे छोटी चेंजिंग भी हम लिखने के लिए कितने ज़ीरो लगाएंगे, कितने ज़ीरो। अब ये देखें, मैं यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट करूँ लिखना, ये भी 0 यहाँ पे 1 लिख दूँ। तो इतने ज़्यादा ज़ीरो लगाने से बेहतर कि हम एक सिंबल का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हम पार्शियल x कहेंगे, ठीक है। ये शो करता है कि छोटा सा चेंज आया, इसको हम डेल्टा x भी कहते हैं, डेल्टा x भी, इसको हम पार्शियल x भी कहते हैं, पार्शियल x, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैंने कहा कि y डिपेंड करता है x पे। अगर x में कोई चेंजिंग आई है तो उस वजह से y में भी कोई चेंजिंग आ जाएगी और y बन जाएगा y प्लस पार्शियल y, ठीक है। अगर x का चेंज किया तो पार्शियल x आ गया, और अगर इसकी वजह से ये जो y है ये डिपेंड करता है x पे, ठीक है। तो अगर हम x में चेंजिंग करेंगे उस वजह से y में भी चेंजिंग आएगी, तो ये बन जाएगा y प्लस पार्शियल y। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बहुत से पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से A पॉइंट से जाना है B के ऊपर, A के से B के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस S1 है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस S2 है, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे आके T2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम दोबारा यही चीज़ ड्रा करते हैं, A से B तक हमें जाना है, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कहता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि सेकंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड माइनस 1। तो ये जो हमारे पास चेंज आया इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसको हम कह देंगे डेल S ओवर डेल T, यानी कि चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन T। तो ये हमारा होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। आप चेंज की भी बात करें ना, देखें कि पहले हमारे पास 3 रुपये थे, बाद में 5 हो गए, तो चेंज कितना आया 5 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 5 में से 3 निकाले 2, तो 2 का चेंज आया, यानी कि 3 और 5 में 2 का चेंज आया, जिसकी वजह से 3 5 बन गया। तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज के लिए हमने ये फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लम्हाती तब्दीली। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इसको बहुत से छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये चीज़ है ना, तो हमने इसको बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ये देखें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, और हम फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस, यानी कि इनके फाइनल में से इनिशियल, इनके फाइनल में से इनिशियल। तो ये छोटे लेवल पे चेंज फाइंड करने को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। छोटे, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ S2 माइनस S1 किया था, तो यहाँ पे हम इनको और नाम दे देंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इसको X1 X2 X3 X4 या कोई और ही नाम दे दिया, तो उसमें से फाइनल माइनस इनिशियल करके हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। दोबारा सुन लें कि ये A भी है, तो डायरेक्ट इसमें से ये चीज़ माइनस करके जो चेंज आया वो एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में लम्हाती तब्दीली देखते हैं, हर लम्हे के बाद जो जो तब्दीली आई उसको फाइंड करना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो आपको पहले भी बताया कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ एक फंक्शन की नोटेशन है जो कि स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने दी। अगर हम x में कोई तब्दीली करें, यानी कि पहले x था तो x में एक छोटी सी तब्दीली आई, किसकी,
पार्शियल एक्स। ठीक है, तो इस तब्दीली की वजह से वाई में भी चेंजिंग आएगी, तो ये वाई और प्लस पार्शियल वाई बन जाएगा, प्लस पार्शियल वाई। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि वाई में कितना चेंज आया फाइंड करें। तो ये जो चेंज आया है हमने इसको फाइंड करना है। तो पार्शियल वाई इस तरफ ही रह गया, ये आ गया एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ये चीज़ यहाँ प्लस हो रही है, इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस वाई। और हमें पता है वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो हमें पता है कि वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसलिए हम वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। हम जानते हैं वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो हमने वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब हमें वाई में चेंजिंग मिल गई है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट चाहिए, यानी कि वाई में चेंजिंग किस वजह से आ रही है, तो पार्शियल एक्स की वजह से वाई में चेंजिंग आई थी। तो हम पार्शियल एक्स को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास चेंज आया है y में विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, डेरिवेटिव वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि लम्हाती तब्दीली, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लम्हाती तब्दीली। लम्हाती तब्दीली का मतलब कि हमने अगर ए से बी तक के दरमियान चेंजिंग देखनी है तो हम इनके दरमियान छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे। ये तो बहुत ज़्यादा बड़े मैंने टुकड़े कर दिए हैं, इतने छोटे टुकड़े करेंगे कि इन दो टुकड़ों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। और ज़ीरो को अप्रोच करने का क्या मतलब होता है, ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए होंगे। एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कि ये जो पार्शियल एक्स है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि डिफरेंस बहुत छोटा है। तो दोनों तरफ हमने ये पार्शियल एक्स को अप्रोच करवा दिया ज़ीरो को। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसके आगे अगर हम देखें तो ये हमारा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है, या इस तरीके से हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इसके अलावा डिफरेंशिएशन होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया बाय डेफिनेशन, इसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज बिल्कुल वही है, सिर्फ अगर हम पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट करें तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है, यानी कि लम्हाती तब्दीली। इसके आगे अगर हम देखें तो नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की नोटेशन। अगर हम G.W. लेबनिज़ की बात करें, यानी कि गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ की, तो उसने नोटेशन पेश की dy/dx, यानी कि अगर हम अब न्यूटन की बात करें, सर आइजक न्यूटन की, तो इसने नोटेशन पेश की f डॉट ऑफ x, ऊपर डॉट। ठीक है, तो ये f ऑफ x वैसे ही, लेकिन ऊपर डॉट। अगर हम लग्रांज की बात करें, लग्रांज n नहीं आना यहाँ पे स्टार्ट पे, तो इसको कैंसिल करके लग्रांज की बात करें तो उसने नोटेशन पेश की f डैश ऑफ x की। और अगर हम इसके अलावा कौची की बात करें तो कौची ने df ऑफ x, ये डेरिवेटिव की नोटेशन पेश की। अगर हम d कैपिटल लिखें और इसके नीचे छोटा f लिखें तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो इसको कैंसिल करें और ये df ऑफ x लिखें। ये लग्रांज ने पेश की, ये न्यूटन ने, और ये गोटफ्राइड विलियम लेबनिज़ ने। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और dy/dx भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर हम न्यूटन की बात करें तो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि यानी कि f ऑफ x ही न्यूटन ने नोटेशन पेश की थी, और ये f डॉट ऑफ x जो है वो आइलर ने दी थी, जिसने फंक्शन की नोटेशन पेश की थी। लेकिन ये आप ये ऑप्शन आए या ये वाला ऑप्शन आए, तो इसका आंसर आपने न्यूटन पे क्लिक करके आना है। ये dy/dx, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये डिवाइड हो रहा है जैसे 2/3, बल्कि ये एक चेंज है y में विद रिस्पेक्ट टू x, और आप d को d से कैंसिल भी नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी।
अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप सब के लिए ही बैठे हुए हैं। तो अगर आप मेरे इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ना सिर्फ अच्छे मार्क्स बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, शायद 90-95% से भी अबव। तो बस आपने इनको फॉलो करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।